हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, मैसूर के बारे में। आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि जो अंग्रेजों और मैसूर के बीच में लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्ध, उनके बारे में पूरा हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस किया। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सारे आपका पॉइंट्स भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एग्जाम्स में आपके आने वाले क्वेश्चंस होंगे। जब युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के दौरान कौन सा गवर्नर है, उनके बारे में भी हम लोगों ने समझा है। आज हम लोग एक छोटा सा वीडियो उसी के आगे बना रहे हैं, क्योंकि उस टॉपिक को कंप्लीटली फिनिश करना है। तो मैंने सोचा कि पहले हम लोग मैसूर को हमने जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया, अब और जो भी बन सकते हैं पॉइंट। और यहाँ पर जैसा कि देखा, हम लोगों ने हैदर अली के बारे में जान लिया था। टीपू सुल्तान के बारे में हमें थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में पर्टिकुलर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो हम लोग आज टीपू सुल्तान के बारे में समझेंगे। मैसूर युद्ध के कारण क्या था, व्हाट आर द रीजन, कॉज, युद्ध हो क्यों रहा है, इसको भी हम समझेंगे। यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा समझ लेंगे। इसके बाद आपका मैसूर के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेंगे, जैसे कि हमने देखा था वाडियार वंश का शासक था, मैसूर निकला कैसे, कहाँ से आया, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट आज लिखने वाली प्रक्रिया भी हम लोग कर लेंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग ऊपर ऊपर जा रहे हैं, डीप में भी लेते हुए चलेंगे चीजों को। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कंडीशन के साथ में हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। जैसा कि इससे पहले का टॉपिक बंगाल था हमारा, तो हम लोगों ने समझा कि बंगाल पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया प्लासी के बैटल, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद। बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद वहां पर कंप्लीटली बंगाल पे अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। तो ये सर जो चल रहा है साउथ इंडिया पे, सदर्न पार्ट में, तो सर अगर हम देखें गौर से सदर्न पार्ट की कंडीशन, तो सर ये हमारा मैप, अगर मैप के अकॉर्डिंग जाए तो सर ये हमारा सदर्न पार्ट बनता है जाकर के। तो यहाँ पर अगर 4 ही तो कंडीशन पाई जा रही है यहाँ पर, और चारों के बारे में हमें स्पेशली पढ़ना पड़ रहा है। क्या क्या 4 है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। और यहाँ पर आपके ये कंडीशन, ये अगर हम इसको कहेंगे सर, यही तो बंगाल है ना सर, ये बंगाल है। ये आपका सर क्या है, हैदराबाद एरिया वाला आपका हैदराबाद। यहाँ भी हम लोग देखेंगे हैदराबाद का एरिया, सर हैदराबाद में कैसे आपके युद्ध हो रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सर ये वाला जो पोर्शन है सर, ये मैसूर है सर, ये क्या है सर, ये मैसूर है सर। और ये वाला जो पोर्शन है सर, ये वाला वर्सन आपका महाराष्ट्र के मराठाओं का है, ये मराठा है सर। ये 4 आपके युद्ध लड़े गए चारों। अंग्रेजों ने 1 बाय 1 कैसे जीता सभी को मिला करके, और सभी में कब्जा करते हैं, इसके बारे में पूरी हम लोग सभी वीडियो के माध्यम से करेंगे। बंगाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। बंगाल में हम लोगों ने बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के साथ, यानी कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध के साथ हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम देखें 1757 से लेकर के 1757 से लेकर के 64 में आपके दोनों युद्धों के माध्यम से बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि आप लिख देते हैं प्लासी का युद्ध, और आपका प्लासी के युद्ध के साथ साथ में और कौन सा युद्ध हो रहा है सर, प्लासी के युद्ध के साथ साथ में बक्सर का युद्ध के माध्यम से उन्होंने बंगाल पे कंप्लीटली कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया सर, बक्सर का युद्ध भी लड़ा। ठीक है, बक्सर का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। इंग्लिश के टर्म में बोल देता हूँ तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होगा, उसकी टेंशन लेने वाली आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्होंने कवर अप कर लिया। इसके बाद इन्होंने हैदराबाद को भी जीता। अभी हम बात करेंगे जब ये निजाम की कहानी शुरू होगी, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध चलेगा घमासान कि हिंदुस्तान पे राज कौन करेगा। एक समय ऐसा आता है कि फ्रांसीसी अंग्रेजों के ऊपर हावी पड़ जाते हैं। हम देखेंगे उसको कैसी कंडीशन होती है। डुप्ले का नाम सुना होगा, गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर था, तो वहां भी हम इसको देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया अभी इसको लगातार देखिए। हैदराबाद की कहानी अगर हम देखें तो 1742 सर, ये प्लासी से पहले शुरू हो चुकी है, और यही सर डुप्ले आपको मिलेगा आपको हैदराबाद में। और ये चलता कहां तक, 63 तक, क्लियर, 63 तक चलेगा। और यहाँ पर आपके लड़े जाएंगे 3 युद्ध होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 आपके युद्ध होंगे, 3 युद्ध, उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे कि कैसे आपका हैदराबाद को अंग्रेजों ने जीता। निजाम जो था सर, निजाम की मृत्यु हो जाती है 1748 में। तो सर निजाम की मृत्यु होने के बाद हैदराबाद का अगला नवाब बनने के लिए उन्हीं में सर युद्ध शुरू हो जाता है। यही तो होता रहा है राजशाही में। राजशाही में क्या हुआ है सर, सत्ता के लालच में आपका जो पुत्र है वो पिता की हत्या कर देता है। ये आज के समय में हो सकता है हमें लगे कि ये गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है कि अगर उस पुत्र ने, जैसे हमने देखा कई भाइयों की हत्या करके अपना सिंहासन हासिल कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय जायज है। अगर आप नहीं मारेंगे तो दूसरा आपको मार देगा, क्योंकि उस समय युद्ध ही एक माध्यम होता था
आपका राजशाही करने के लिए, सत्ता हासिल करना ही सर्वोपरि होता था। लोकतंत्र नहीं है वहाँ, डेमोक्रेसी नहीं है कि आपने मर्डर किया 302 आपके ऊपर धारा लग जाएगी, ऐसा कोई प्रावधान वहाँ नहीं है, संविधान नहीं है। वहाँ जो ताकतवर है वही आपका राज करेगा। और इसलिए सर एक दूसरे की हत्याएं हो रही हैं। तो समय और परिस्थितियों के अनुसार हत्या, अब अगर बात करें युद्ध चल रहा है पाकिस्तान और भारत का, अब भारत के सिपाही सर गोलीबारी कर रहे हैं, उस समय जो भी मारे जाएंगे सर वो गलत नहीं है सर। लेकिन अगर आप ऐसे किसी को गोली मार देते हैं तो फिर वो आपका गलत हो जाता है, आपका क्राइम हो जाता है। आप सेल्फ डिफेंस में अगर आप गोली चलाते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन ऐसे किसी को मारेंगे तो गलत है। इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो सेम कंडीशन वहां भी चल रही, तो आप इसको कभी गलत मत ठहराइएगा। अपना नजरिया, अपनी सोच को अपने अकॉर्डिंग चेंज करिए, समझिए चीजों को। और मैसूर के बारे में तो हम लोगों ने पूरा भी समझा है। नेक्स्ट वीडियो में जो हमने अभी लास्ट वीडियो देखा था, ये कंडीशन कहाँ चल रही मैसूर के बारे में सर 1767 तक चलती है और कहाँ तक जाती है सर 99 तक जाती है। और कितने युद्ध होते हैं सर? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। टोटल कितने वॉर हुए सर? युद्ध 4 हुए सर। क्लियर? बैटल आपके वॉर तो नहीं कहेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और मराठाओं के बीच में भी आंग्ल मराठा युद्ध होंगे। अंग्रेजों ने सबका, इनको हराने के लिए इनका दूसरे को साथ लेते हैं। जब हैदराबाद को हराना, मैसूर को हराना है तो हैदराबाद मराठाओं का साथ ले रहे हैं, फिर हैदराबाद को भी हरा देते हैं। और मराठाओं जब का यहाँ जीत लिया तो फाइनल मराठाओं को भी हरा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई है। सर मराठा की जो कंडीशन है सर, मराठाओं का भी 3 युद्ध हुए, महत्वपूर्ण 3 युद्ध है इनके बारे में हम लोग पूरा डिटेलिंग में समझेंगे। सर शिवाजी जैसा महान सर हमारे यहाँ शासक पैदा हुआ, औरंगजेब शिवाजी के पीछे पड़ा रहा, आजीवन पकड़ने के लिए कभी पकड़ नहीं पाया। तो यहाँ पर हम देखेंगे सर ये जो कहानी शुरू होगी सर युद्ध की अंग्रेजों के साथ में सर, वो 75 से शुरू होगी। 1775 से लेकर के सर चलेगी कहाँ तक? 1815 तक चलेगी। 1817 लिख लीजिए सर, 17 से 19 तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होगा। तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में ये चारों राज्य जीतने के बाद अंग्रेजों ने सर पूरी तरीके से यहाँ पर कब्जा कर लिया। और ये किसके साथ चलेंगे? अंग्रेजों के साथ ही लड़े जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये ताकतवर अपने आप को साबित कर चुके हैं अंग्रेज। और जब ये चारों जीत लेंगे तो हिंदुस्तान पे तो मुगल बादशाह को पहले हरा ही चुके हैं बक्सर के युद्ध में। तो कहीं ना कहीं एक चीज कंफर्म हो जाएगी यहाँ से कि अब अगला शासक जो है सर वो हिंदुस्तान पे राज करने के लिए अंग्रेज कंप्लीटली बन चुके हैं। और ये सभी भूमिका धीरे धीरे बनती जाएगी और आगे फाइनली कहाँ जाएगा सर? 1857 का युद्ध। और 1857 के युद्ध में सर पूरे देश में फिर से एक बार सर लहर आती है अंग्रेजों के खिलाफ और प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन होता है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे 1 बाय 1 अगले वीडियो में। लेकिन अभी का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग मैसूर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम लोग इसका कारण समझेंगे और इसके बाद टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। और मैसूर की विशेषता क्या थी, क्या खास बात थी जो हिंदुस्तान पे मैसूर एक बड़ा साम्राज्य निकल के आ रहा था। ऐसा माना गया कि मराठा के बाद अगर कोई था तो मैसूर ही थे जो हिंदुस्तान पे अंग्रेजों को टक्कर दे सकते थे। लेकिन चलिए इनकी सबकी बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पर इसके बारे में डिटेलिंग, आई थिंक बेसिक आपको आइडिया हो गया। अब बेसिक आइडिया अगर आपको हो गया है तो हम लोग थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं और समझते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ और आप लोग इसको नोट जरूर कर लिया करें सर, ठीक है? अगर आप नोट करेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएंगी चीजें। चलिए अब बात ये है कि भाई साहब ये जो मैसूर की कहानी थी, हमने युद्ध पढ़े थे वहां पे, तो मैसूर की कहानी को जानना भी थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। लास्ट टाइम मैंने ओरली थोड़ा सा आपको ओरल रूप में से बता दिया था। आज हम लोग समझेंगे डिटेलिंग में, थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे कि भैया ये हो क्या रहा है। तो मैसूर निकल कहाँ रहा है सर? तो आपको थोड़ा सा याद रखना है सर, 1565 ईस्वी एक महत्वपूर्ण डेट होती है, मैं आप सबको लेता चलूंगा यहाँ पर। 1565 ईस्वी किस लिए फेमस है? ताली कोटा का युद्ध। ताली कोटा का युद्ध, क्लियर? अच्छा, ताली कोटा का युद्ध। सर ये ताली कोटा के युद्ध में होता क्या है? ताली कोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का सर क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। क्या होता है सर? विजयनगर साम्राज्य का विघटन, साम्राज्य का विघटन हो जाता है। अच्छा, और जब विजयनगर साम्राज्य का विघटन होता है तो सर इस युद्ध के बाद सर उन्हीं में से कई सारे छोटे छोटे साम्राज्य निकलते हैं। क्या होते हैं सर? छोटे छोटे, सब विघटन हो जाएगा सर। जैसे आपका सर आपका उत्तर प्रदेश का सर 4 भागों में बांट दिया था, 4 छोटे छोटे राज्य बन गए ना सर। उसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे यहाँ पे क्या निकल रहे हैं सर? साम्राज्य निकलेंगे, छोटे छोटे साम्राज्य निकलेंगे, साम्राज्य। अच्छा, अब उन्हीं साम्राज्य में एक साम्राज्य निकलता है जो मैसूर होता है, यानी कि सबसे पावरफुल जो निकल के आएगा वो क्या होगा सर? मैसूर होगा। अब मैसूर तो आपको समझ में आ गया सर। मैसूर जो सबसे ताकतवर साम्राज्य यानी कि डायनेस्टी, साम्राज्य क्या बोलते हैं? डायनेस्टी, वंश जैसे बोल सकते हो, आपका पूरा का पूरा। तो सर ये जो साम्राज्य आपका निकलेगा जाकर के, ये सर आपका
यहाँ पर जो शासन कर रहे होते हैं लोग बैठे जो है सत्ता में, वहां पर एक वंश होता है जिसको बोलेंगे वाडियार डायनेस्टी। किसका शासन है सर? वाडियार वंश, इसका क्या है सर? शासन है। और जैसा कि मैंने बताया था, वाडियार वंश का जो शासन था सर, वाडियार वंश में कौन राज कर रहा था उस समय? लास्ट जो सबसे किंगडम इसका शासन मिलता है, उसका जो उल्लेख मिलता है वो था चिक्का कृष्णराज द्वितीय। इसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया था, चिक्का कृष्णराज द्वितीय। अच्छा, द्वितीय यानी कि सेकेंड। इसकी सेना में, इस वंश में सर, सेना में मैं बता रहा हूं हैदर अली कहानी सर। सेना में क्या है सर? हैदर अली क्या है? एक सिपाही है सर। हैदर अली क्या है सर? हैदर अली एक सिपाही है सर। हैदर अली एक सिपाही था और आगे चल करके यही सिपाही क्या बन जाता है सर? सेना का कमांडर। और सर 1760 में ये जाकर के क्या बन जाता है सर? ये मैसूर पर कब्जा कर लेता है। मैसूर पर कब्जा। तो यहां से सर इसकी कहानी दिखती है, मैसूर पर कब्जा करके, और शासक बन जाता है सर कौन? हैदर अली। अब हैदर अली जो सुल्तान है ये सारा साम्राज्य पे आ चुका है। तो मैसूर कैसे निकला सर, ये कहानी तो आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी बहुत सिंपल वे में। इसके साथ जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, नंदराज और आपका कृष्णराज, दो आपके इसके क्या थे? सेनापति थे। उन्हीं के नंदराज की सेना में सर आपका हैदर अली सिपाही था। दूसरा प्रश्न ये बनता है कंडीशन कि सर मैसूर जो है, ऐसी क्या खास बात रही होगी मैसूर के बारे में? तो मैसूर की जो खास बात है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट आर द स्पेशल क्वालिटीज, या कह सकते हो कुछ तो रही होंगी ना उसकी विशेषताएं। तो सर सिग्निफिकेंस, महत्व क्या था उसका, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करते चलिए वन बाय वन और चीजों को समझते चलिए। देखो चीजें समझ में आ रही होंगी तभी आपको मजा आएगा। अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना बताइए, अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए। चलिए, तो अब हम लोग देखें जरा सा कि क्या खास बात है इसकी और क्यों इतना ये फेमस था चीजों को लेकर के। ठीक है, तो चलिए युद्ध के कारण भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या देख रहे हैं सर? यहाँ पर इसकी विशेषता क्या, मैसूर के बारे में सर इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे पहले, सबसे पहले। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें में के बारे में। तो पहली चीज जो मैसूर की जो खास बात सबसे है ना सर, यहाँ के जो सुल्तान है सर, उन सुल्तान की जो सोच है ना सर, वो बहुत महान है, बहुत महान है। सोच ही तो व्यक्ति को महान बनाती है। अगर हम सोचते हैं जिसके बारे में जो हासिल करना चाहते हैं, वो सोच ही तय करती है हमारी कि हम बनना क्या चाहते हैं। हमारे जो सपने वो कहाँ से आते हैं सर? हमारे सर सोच से ही तो आते हैं कि हमें ये करना है, लाइफ में ये अचीव करना है। तो सर यहाँ शासक की सोच महत्वाकांक्षी राजा है सर सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, सोच बहुत हाई है। इनके पास क्या सिस्टम थी सर? एक सिस्टम था जो उस समय के टाइम पीरियड में किसी अन्य साम्राज्य में नहीं था ऐसी व्यवस्था। ये रिसाला सिस्टम को चलाते थे। यहाँ पर एक रिसाला व्यवस्था दिखती है आपको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ये रिसाला व्यवस्था। ठीक है, नॉर्मल आपको कहीं जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इसलिए आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। रिसाला सिस्टम क्या था, ये बात समझ में आ गया। रिसाला सिस्टम क्या था और ये कहाँ से लाए थे, किसको कॉपी कर रहे थे? ये फ्रांस को कॉपी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ऐसी व्यवस्था इससे पहले नहीं दिखी है। जो भी सेना होती थी, सेना के जो सिपाही होते थे, उनके जो अधिकारी होते थे, ऐसा क्या होता था? भर्ती कर लिया जाता था। नॉर्मल अगर राजवंशों में देखें, मुगल में देखें, आपका मराठाओं में देखें, तो भर्ती कर लिया जाता था। कुछ तो आपके वंशवाद की तरह चले आ रहे थे, लेकिन इन्होंने सिस्टम बदला। इन्होंने रिसाला सिस्टम के तहत क्या किया? सेना में अधिकारियों की भर्ती करनी शुरू की। अधिकारियों की भर्ती करनी शुरू की। जैसे आजकल होती है ना सर भर्ती आपकी, वैसे इन्होंने भर्ती करनी शुरू की। भर्ती करनी शुरू की। और उसमें सबसे मुख्य बात ये थी शुरू की, और जिसमें मेन जो पॉइंट था सर ना, वो मेन पॉइंट ये था कि सर इन सेना का जो कमांडर होगा ना सर, इसका जो सेना का कमांडर होगा, इसका जो कमांडर होगा सर, उस कमांडर की सर नियुक्ति कौन करेगा? वो सीधा सुल्तान करता था। यानी कि कमांडर की जो नियुक्ति का अधिकार था वो सीधा हैदर अली के पास था। हैदर अली मैसूर पे, तो नियुक्ति कौन कर रहा है सर? नियुक्ति की जा रही है सर हैदर अली के द्वारा। तो ये सिस्टम इनका काफी ज्यादा प्रसिद्ध था, और जिसकी वजह से सेना में क्या हो रहा है सर? योग्य लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर कोई भी बन जाता सेनापति, ऐसा नहीं था। जो योग्य होगा उसी को रखेंगे ये लोग। तो पहली कंडीशन तो इन लोगों ने ये व्यवस्था कर रखी थी। हैदर अली के द्वारा नियुक्ति की आती थी, यानी कि सुल्तान के द्वारा सीधा, ये कह सकते हो क्या है? सीधा सुल्तान के द्वारा इसकी नियुक्ति की जा रही है।
इसी व्यवस्था को इन्होंने रिसाला सिस्टम बोला। और ये जो सिस्टम लेके आ रहे थे, क्योंकि जो मैसूर था वो सर्वाधिक प्रभावित था, वो फ्रांस से प्रभावित था। टीपू सुल्तान के बारे में तो सीधा सीधा दिखता है, जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है जाकर के श्रीरंगपट्टनम में, फ्रांसीसियों से प्रभावित होकर के। तो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति भी काफी प्रभावित करती है उसको। तो यहाँ पर आपको याद रखना है फ्रांस से प्रभावित थे, फ्रांस से प्रभावित थे, ठीक है। अच्छा, फ्रांस से प्रभावित है। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम इसमें देखें, रिसाला सिस्टम समझ में आ गया। दूसरा सिस्टम क्या है इनका जो महत्वपूर्ण है सर, इनका एग्रीकल्चर। भाई देखिए, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए सर पैसा चाहिए ना सर। आप वैदिक सिविलाइजेशन में आप देख रहे हैं कि सर जनजातीय व्यवस्था है सर, लोग जंगलों में रह रहे हैं सर, कोई राज्य नहीं है, राजा के पास कोई सेना नहीं है। क्यों नहीं होती थी? क्वेश्चन उठना चाहिए था। इसलिए नहीं होती थी क्योंकि राजा के पास आय का स्रोत नहीं है। सेना रखेगा किस आधार पे? सेना रखोगे सिपाही देना पड़ेगा ना। आज देश की आर्मी है, देखा अगर आर्मी है तो ये सर उनको सैलरी देनी पड़ेगी, तभी लोग काम करेंगे, फ्री में तो नहीं करेगा ना सर। इसलिए जितना आप इकोनॉमिक तौर पे स्ट्रांग हो उतना ही आपका डिफेंस सिस्टम अच्छा होगा। इकोनॉमिक तौर पे वीक होंगे, डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अधिकारियों को सैलरी देनी पड़ती थी। वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं मिलता है। यहाँ पे इसने क्या किया सर, यहाँ पे सैलरी दिया, तो इसके लिए पर्टिकुलर क्या कर रहा है, टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था भी कर रहा है। यानी कि इसने रिवेन्यू सिस्टम, राजस्व व्यवस्था स्टार्ट किया, और उसके तहत पर्टिकुलर राजस्व व्यवस्था के लिए इसने अपॉइंट किया अधिकारियों को, ठीक है। तो यहाँ पर इसने राजस्व व्यवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। दूसरा आप इसका पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इसका जो पहला तो पॉइंट आपका रिसाला सिस्टम हो जाएगा, और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था यानी कि कह सकते हो आपका टैक्स सिस्टम, रिवेन्यू सिस्टम है, लेकिन टैक्स सिस्टम में लिख रहा हूं यहाँ पे टैक्स सिस्टम। ये काफी इसका महत्वपूर्ण और था। और इसके लिए क्या करता था, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसके लिए राजस्व यानी कि कलेक्शन, टैक्स रिवेन्यू, राजस्व इकट्ठा करने के लिए सीधे अधिकारियों, ये जमींदारी वाली व्यवस्था नहीं रख रहा है यहाँ पे। अब राजा तो है लेकिन जमींदार वाला सिस्टम नहीं है। जमींदार किसानों को कितना शोषण कर रहे हैं, कह रहा है हिस्सा हटाइए बिचौलिए, और जो अधिकारी है उसको भी सैलरी दे रहा पर्टिकुलर, यानी कि सैलरी पे रख रहा है अधिकारियों को। अब जब कोई सैलरी पे काम करेगा तो पर्टिकुलर उनको वेतन मिल रहा है, उनको बीच से कोई मतलब नहीं है। जमींदारी व्यवस्था में क्या था कि सर कुछ परसेंट आप रख लीजिए, तो वहां पर फिर शोषण होने लगता था। के लिए सीधे अधिकारियों को सैलरी में रखता था, यही इसकी व्यवस्था थी, सैलरी में रखता था। इससे पहले सैलरी वाली व्यवस्था नहीं कोई किसी ने दिया, सैलरी में रखता था। तो कहीं ना कहीं ये आपको दिखता था इंपॉर्टेंट। अच्छा, और क्या खास बात हो सकती है, मैसूर इतना फेमस क्यों हो गया, जो अंग्रेजों के लिए हालत खराब करने वाली कंडीशन पैदा कर रहा है सर। अंग्रेजों की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने बाद में कहा है मैसूर के बारे में कि ये पूरी इंडिया पे यानी कि पूरे भारत में की चेंजर बन सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और किसी भी आपकी यूरोपीय कंपनी के खिलाफ, यानी कि सत्ता हासिल कर सकते हैं। इसलिए इनको कुचलना बहुत जरूरी है। और मराठा को इसी आधार पर इन्होंने अपनी तरह शामिल कर लिया था। मराठाओं को लालच दिया कि अगर आप इनको नहीं कुचलेंगे या इनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो ये आपको हराकर भारत का साम्राज्य संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा बहुत सारी लालचें भी आपकी समस्या का कारण बनती है और अंग्रेजों को बढ़ावा दिया। तीसरा फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, वो फैक्टर ये है कि इन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत बढ़ावा दिया। देखिए, उस समय सबसे ज्यादा आय का जो साधन था, आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि यार ये बताओ कि जो युद्ध लड़ते हैं राजा, क्यों लड़ते हैं? इतना सारा युद्ध लड़ने की क्या जरूरत है सर? कोई तो कारण इसमें भी रहा होगा ना। युद्ध क्यों लड़ रहे हैं बार बार युद्ध हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं? जितने में आपके सर क्षेत्र में आपका शासन उतने संभालिए, क्यों इस तरह विस्तार करना है सर? ये क्वेश्चन आपके मन में तो उठना चाहिए था ना। लेकिन इसका बहुत बेसिक कारण है, बहुत बेसिक रीजन है। आज के समय में सर कोई युद्ध नहीं लड़ रहा है। आज के समय में तो कोई युद्ध नहीं लड़ रहा ना। ज्यादा देश युद्ध जैसे चाइना की बात अलग है सर, लेकिन हर देश दूसरे देश पर कब्जा इस आधार पे तो नहीं कर रहा ना बार। नहीं तो आज भी तो बहुत सारे ताकतवर देश हैं, अमेरिका चाहे इसमें कब्जा कर ले, नहीं कर रहा है। कोई फायदा होगा तभी करेगा, ऐसे तो नहीं करेगा ना। तो कुछ ना कुछ तो कारण थे उस समय। उस समय सबसे बड़ा कारण यह था युद्ध का कि सर जो आय का सबसे बड़ा स्रोत होता था ना, वो होती थी कृषि। कृषि से टैक्स आता था। अब जिस राजा के पास जितना ज्यादा लैंड एरिया होगा, यानी कि भूमि होगी, जमीन होगी, उतना ज्यादा उसके पास राजस्व आएगा। और यही कारण है युद्ध जमीनों पे आक्रमण करके कब्जा करने के लिए लड़े जाते थे।
तो एक बेसिक फैक्ट है, एक ही कारण नहीं, बहुत सारे होते थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण कारण होता था। तो जो इसका अगला पॉइंट है सर, यहाँ पर हम देखेंगे कृषि व्यवस्था, यानी कि एग्रीकल्चर, इसकी जो सिस्टम था ना, कृषि व्यवस्था लाजवाब थी सर। यानी कि कृषि व्यवस्था, एग्रीकल्चर सिस्टम, इसको आपने माइंड में रखना है सर, एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा, क्या था एग्रीकल्चर सिस्टम के तहत, इसमें ऐसी क्या खास बात थी एग्रीकल्चर सिस्टम में जो सर इतना सर फेमस हुआ सर? ये एग्रीकल्चर में सर खास बात ये है कि सर यहाँ पर उसने अधिक से अधिक जितना भी क्षेत्र था जमीन, उसको सर किसके अंदर रखा उसने? इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के अंदर रखा। समस्या ये थी कि उस समय सर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि सर हम सिंचाई कर रहे हैं, तो इसने क्या कर रखा था सर, यहाँ पर भूमि को अधिकतर सिंचाई के क्षेत्र में रखना, सिंचाई व्यवस्था को बहुत बढ़ावा दिया। भूमि को ऐसे लिख सकते हो, हाँ, सिंचाई व्यवस्था से जोड़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसके लिए फैक्टर साबित हुआ। इसने सिंचाई व्यवस्था के साथ में इसने जोड़ा, और इसने सेरिकल्चर को बहुत बढ़ावा दिया, सेरिकल्चर को भी इसने बहुत बढ़ावा दिया। ये भी आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, सेरिकल्चर में इसने काफी कुछ इसको बढ़ावा दिया है। तो कृषि अर्थव्यवस्था भी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। तो कहीं ना कहीं ये आपके कुछ खास बात, आपके बिंदु हैं जो आपको मैसूर के बारे में स्पेशलाइजेशन आपको बताते हैं कि ऐसा क्या खास बात थी जो मैसूर इतना फेमस होता है। तो ये इसके बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और भी फैक्ट्स है इससे रिलेटेड, ऐसा नहीं कि बस इतना ही है मैसूर के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए सर, आइडियाज होने चाहिए आपके पास कि मैसूर इतना फेमस क्यों है। लेकिन इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण सर काम है, और इससे पहले कोई सर आपका भारत में साम्राज्य कर नहीं रहा है। जो सबसे पहले काम करने जा रहा है मैसूर, क्या कर रहा है सर, इसने जैसा कि अंग्रेजों के द्वारा, अब यहाँ पे मैं साइड में लिखे दे रहा हूँ इसको, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, एडजस्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह का शॉर्टेज हो रहा है। जैसा कि हम यहाँ पे चौथा पॉइंट देखते हैं सर। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है सर, देखिए कंपनियां बाहर आ रही है ना सर, विदेश से यूरोपीय कंपनियां आ रही है। अब यूरोपीय कंपनियां जो आ रही है साहब, ये क्या कर रही है, भारत में व्यापार करने के लिए तो आ रही है ना सर। तो क्या भारतीय राजा क्या बेवकूफ थे जिन्होंने अपनी कंपनियां नहीं स्टैब्लिश किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी सोच नहीं सर, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो तो महल में बैठे हैं सर, आलीशान महल के अंदर। यहाँ पर मैसूर ने सबसे पहले 1791-92 के दौरान सर अंग्रेजों के जब युद्ध चल रहा था, कह सकते हो आपका तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुका है, या वो चल रहा उसी दौरान में, और यही कारण है अटैक करने का भी यही कारण है टीपू सुल्तान के दौरान। यहाँ पर आप लिखिएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1791 और 92 के दौरान क्या हो रहा है सर, के दौरान आपका व्यापारिक राज्य ने, मतलब आपका मैसूर राज्य ने व्यापारिक कंपनी सर खोली। ये महत्वपूर्ण है सर, व्यापारिक, श्रीरंगपट्टनम में वहीं पर तो हुआ सर ये युद्ध, व्यापारिक कंपनी खोली। ये इसके द्वारा लिया गया बहुत बड़ा स्टेप था, मतलब पहली बार कोई भारतीय राज्य है जो अपनी कंपनी खोल रहा है, और वो भी किस लिए, व्यापार के लिए। तो ये मैसूर के बारे में कुछ आपकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताता है। अच्छा, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी आसानी से, तो जल्दी के साथ में हम ये भी समझ लेते हैं, भाई यार ये चीजें कर रहा है तो करने दो ना मैसूर को, अंग्रेजों को क्या दिक्कत है इससे, अंग्रेजों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैसूर अपना कर रहा है, विकास करने दो। कुछ तो समस्या अंग्रेजों के साथ में रही होगी ना सर, तो सर अंग्रेजों को क्या दिक्कत थी इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, और फिर हम लोग किसके बारे में समझेंगे, थोड़ा सा लिटिल बिट टीपू सुल्तान के बारे में भी देखेंगे कि टीपू सुल्तान क्या है सर, कैसा आपका सुल्तान बनता है, और बहुत ही सर शक्तिशाली रूप से अंग्रेजों से लड़ता है। वो बात अलग है कि 1799 में वो सर मारा जाता है, और युद्ध लड़ते लड़ते चौथा यानी कि फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। गवर्नर कौन था उस समय, लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर होता है, जिसने सहायक संधि सर इंट्रोड्यूस की, सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया उसने आकर के भारत में। इससे पहले सब्सिडियरी अलायंस की सहायक संधि का सर प्रयोग करने के लिए जो बात आता है डुप्ले के द्वारा आता है, उन सारी चीजों को हम देखेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और समझ लेते हैं इसके बारे में सर। यहाँ पर कि सर अंग्रेजों ने सर क्यों, यानी कि व्हाट आर द रीजन, कारण क्या है सर अंग्रेजों का जो अटैक कर लड़ रहे हैं मैसूर के साथ में, ऐसा क्या सर उनकी दुश्मनी है जो अंग्रेजों के द्वारा उनके युद्ध पाया जा रहा है सर, उन सब चीजों के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए भैया, आप समझते हैं मैसूर के युद्ध का कारण क्या है, ऐसा क्या हो गया जो अंग्रेज इतना डर रहे थे, अंग्रेजों के अंदर मैसूर को लेकर के काफी घबराहट पैदा हो रही है सर, कुछ तो कारण रहा होगा ना सर जी। उन सभी चीजों के बारे में भी बेसिक हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सर अगला हमारा कंडीशन आता है
सर युद्ध का कारण था, मैसूर युद्ध का कारण क्या है सर? यही तो प्रश्न हमारे दिमाग में आएगा सर, मैसूर युद्ध का कारण। बहुत छोटा सा, जल्दी से करेंगे। मैसूर युद्ध का कारण, तो सर भैया समझते हैं मैसूर युद्ध का कारण क्या है। और मैसूर युद्ध का कारण में पहली कंडीशन आपकी आती है कि सर अंग्रेज क्या करने आए हैं सर यहाँ पर? अंग्रेज तो युद्ध करने आए हैं ना सर, अंग्रेज तो व्यापार करने, युद्ध नहीं, अंग्रेज तो व्यापार करने आए हैं ना सर। तो व्यापार करने आए तो उनको व्यापार पूरे भारत में करना होगा, लेकिन मैसूर ने यानी कि हैदर अली ने उन्हें सर व्यापार का अधिकार अपने राज्य में नहीं दिया। उन्होंने इनकार कर दिया कि सर हम अपने स्टेट में आपको व्यापार करने नहीं देंगे। तो पहला रीजन तो आपको सर ये मिलता है कि सर क्या हुआ सर, अंग्रेजों को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी EIC लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का अधिकार देने से इनकार कर दिया, व्यापार का अधिकार देने से इनकार कर दिया। पहला तो कंडीशन ये, अधिकार देने से इनकार। भैया यार जब इनकार करोगे सर तो कोई बेवकूफ तो है नहीं, और ताकतवर लोग हैं, और जो ताकतवर लोग होता है किसी के सामने झुकता नहीं है, तो भैया कहीं ना कहीं उनके प्रति युद्ध की भावना जागृत हो रही है। दूसरा सर महत्वपूर्ण कारण क्या है सर? दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि सर उधर अंग्रेज जो है ना सर, अंग्रेजों के सबसे खतरनाक सर जो प्रतिद्वंदी खड़े हो रहे हैं, कौन हो रहे हैं सर अपोजिट में? फ्रांसीसी। और मैसूर के फ्रांसीसियों के साथ अच्छे संबंध हैं, मैसूर के फ्रांसीसियों के साथ क्या है सर, अच्छे संबंध हैं। तो उन्हें डर है कि कहीं फ्रांसीसियों के साथ मिल करके अंग्रेजों के ऊपर अटैक ना हो जाए मैसूरों के द्वारा। तो मैसूर के खिलाफ ये षड्यंत्र की साजिश का कारण बनाते हुए उन्होंने युद्ध का कारण बताया और आक्रमण किया। तो दूसरा कारण क्या बनता है सर, मैसूर के आपके किसके साथ, फ्रांसीसियों के साथ, फ्रांस के साथ अच्छे संबंध होने का कारण, अच्छे संबंध होने का कारण ये भी बताया गया सर। अच्छा, कहा गया कि सर हो सकता है कि फ्रांसीसियों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया जा सकता है। और फ्रांसीसी सर आपको ध्यान होगा सर, आप बात करेंगे अभी आपका फ्रांसीसी युद्ध, कर्नाटिक जो वार हुए महत्वपूर्ण, जहां पर हैदराबाद भी लपेट लिया गया, कर्नाटक भी लपेट लिया गया, सब बात करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर हम लोग आपका थर्ड कंडीशन क्या सर, तीसरा कारण सर आपका क्या है सर, ये भी तो आपको पता होना चाहिए सर। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये है क्योंकि अब अंग्रेज सिर्फ यहाँ पर व्यापार करने की कंडीशन में नहीं है सर, यहाँ राज करने के लिए आए हैं, और उन्हें डर है कि मैसूर दक्षिण भारत में की चेंजर के फैक्टर के रूप में उभर कर आ रहा है, चैलेंजर के रूप में उभर कर आ रहा है। तो पहले इसे खत्म कर दो, अपने दुश्मन को उभरने ही मत दो, पहले ही मार दो सर, ये सोच के साथ में। तो उन्हें क्या लग रहा है सर मैसूर युद्ध में कि मैसूर क्या है सर, मैसूर दक्षिण भारत में की चेंजर, क्लियर, की चेंजर के रूप में उभर रहे हैं। अच्छा, उभर रहे हैं, ये सर आपका कारण दिया उन्होंने। ये महत्वपूर्ण 3 कारण हैं आपके, जिसके आधार पर अंग्रेजों ने क्या कहा सर कि सर हम तो भैया मैसूर को खत्म करने का प्रयास करेंगे सर। ये तो बेसिक क्या हो गया सर, कारण हो गए सर। तो हम लोगों ने मैसूर के बारे में पूरी कहानी सिस्टम से समझ लिया है, यानी कि हम लोगों ने समझ लिया है कि सर युद्ध कैसा हुआ। अब कोई भी प्रश्न आपका मैसूर से संबंधित हुआ ना तो हिस्ट्री में आपसे छूटेगा नहीं, ये कंडीशन है। आप लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा आप देख लो लास्ट वीडियो, उसके बाद अगर आपने ये समझा हुआ तो पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगी, और मैसूर का युद्ध हो कैसे रहा है, फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो भैया टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा टीपू सुल्तान, ज्यादा नहीं समझेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लियर, आप लोगों ने इसको लिख भी लिया होगा, आई होप, आशा करता हूं मैं, और नहीं भी लिखा होगा तो मेरा क्या जाता है, जाता तो आपका भी कुछ नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नहीं लिखते तो आप आपका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, बाद में आप देखने के लिए रहेगा। बाकी वीडियो तो पढ़ा ही रहता है, आप रिवीजन भी कर लेंगे, कोई दिक्कत बात नहीं है। अगर आपका मेंटल लेवल इतना अच्छा है कि एक बार सुनने से अच्छा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। क्लियर, टीपू सुल्तान के बारे में, ये खुल जाए यार, टीपू सुल्तान के बारे में। अच्छा देखो,
टीपू सुल्तान है ना सर, किसका बेटा है सर? हैदर अली का। तो यहाँ पर हम की फैक्टर के रूप में बात करते जाएंगे कि सर टीपू सुल्तान जो है ना सर वो किसका बेटा है सर? वो हैदर अली का बेटा है आपका। पहली कंडीशन तो ये आपका कि सर टीपू सुल्तान क्या है सर? हैदर अली का बेटा है सर। तो यहाँ पर लिख लेना हैदर अली का बेटा। अच्छा सर हैदर अली का कौन है सर? हैदर अली का बेटा। पहला फैक्टर तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर हम ये भी समझ लेते हैं सर कि सर ये गद्दी पर कब बैठ रहा है? तो सर 1782 में युद्ध लड़ते हुए हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब ये संबंध कहां से सर? मैसूर से ही तो है ना सर, मैसूर से ही तो है ना सर ये। तो सर क्या हो रहा है 1782 में क्या हो रही है सर? हैदर अली की मृत्यु। हैदर अली की क्या हो रही सर? की मृत्यु। और उसकी मृत्यु के बाद सर आ रहा है सर गद्दी पर कौन? और उसके बाद मृत्यु के बाद क्या होगा सर? के बाद गद्दी पर बैठ रहा कौन आकर के? टीपू सुल्तान। के बाद कौन बैठेगा सर गद्दी में? टीपू सुल्तान। खतरनाक शासक है सर टीपू सुल्तान। क्लियर? अच्छा अंग्रेजों को लगा कि दूसरे विश्व युद्ध में जब हैदर अली की मृत्यु हो गई है तो सर अब मैसूर उनके अंडर में आ गया है 1782 में। लेकिन सर टीपू सुल्तान ने इतनी आसानी से मैसूर को जाने नहीं दिया और युद्ध लड़ता रहा। खतरनाक शासक है, बाद में संधि भी करनी पड़ी। अब इसके बारे में तीसरी कंडीशन बात ये कि सर इस सुल्तान ने सर अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिएगा सर क्या है? टीपू सुल्तान ने आपसे क्वेश्चन बनते हैं सर किस शासक ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? पीछे ऑप्शन पड़े होंगे चार। टीपू सुल्तान ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। ये आपको ध्यान में रखने। क्या चलवा रहा सर? सिक्के चलवाए। क्लियर? अच्छा अपने नाम के क्या चलवाए सर? सिक्के चलवाए। फिर एक कंडीशन ये हो गई सर। तीसरा टीपू सुल्तान जो है ना सर सबसे ज्यादा प्रभावित कहां से? मैसूर। मैसूर जो है टीपू सुल्तान कहां? फ्रांसीसी से प्रभावित है। इसीलिए सर इसने क्या किया है सर? इसने आपकी जैकोबिन क्लब की स्थापना कर रहा है सर। किसकी कर रहा है? ध्यान रखिएगा। भारत में, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना में जैकोबिन क्लब की स्थापना क्लियर? अच्छा कहां पर किया? श्रीरंगपट्टनम में, रंगपट्टनम में। और उसका सदस्य भी था। जैकोबिन क्लब का क्या था? सदस्य भी था। ठीक है। अच्छा इसके बाद सिर्फ ऐसा ही नहीं था सर, इसने क्या किया सर? ये विदेशों से अंग्रेजों को कोई हराना चाहता है सर। अब क्या है अंग्रेजों को हराने के लिए सर हो सकता है आपको जरूरत पड़े सर अब आपको विदेशी लोगों की। तो सर ये विदेशी देशों से संबंध भी स्थापित करता था और इसके लिए इसने सर अपने राज्य से कई सारे दूत भी भेजे। अरब हो गया सर, इराक हो गया सर, फ्रांस हो गया सर। यहाँ पर आपका क्या कर रहा था? मिस्र में ये सर क्या करता था? अपने राज्य के दूत भेजता था। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसके बारे में एक और फैक्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसने विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए आपका क्या कर रहा है सर? करने के लिए सर दूत भेज रहा है सर, दूत भेज रहा है। ठीक है। आपके जैसे राजदूत आज किसमें होता है ना, उस समय दूत भेज रहा है सर, भेज रहा है। क्लियर? अच्छा दूत भेज रहा है आपका। अच्छा ये तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया आपका। अब ये तो कई महत्वपूर्ण है, इसे कई भाषाओं का ज्ञान था, ये भी याद रखना, इसे कई भाषाओं का ज्ञान था। अब सोचो जब राजा ही कई भाषाओं का ज्ञान है तो कहीं ना कहीं टैलेंटेड है, भाषाओं का ज्ञान था। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, का ज्ञान था, कई भाषाओं का इसे ज्ञान था। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो टीपू सुल्तान के बारे में भी मिलते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से लगभग सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और अब मैं अंत में एक चीज बस आपको यही बताना चाहूंगा कि जो हमारा हिस्ट्री का जो चल रहा है सिलेबस, इसको तो कंटिन्यू हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी के साथ में देखिए होता क्या है ना, जीएस बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है।
और समझना बहुत मुश्किल होता है। तो जो न्यू फ्रेशर्स है, नए स्टूडेंट है, उनके लिए समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जीएस की स्टार्टिंग कैसे करें। तो हिस्ट्री का जो हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं और स्टार्ट से कर रहे हैं। तो जो न्यू लोग हैं ना उनके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा समझना और पढ़ना। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपका क्या है कि अभी जो एग्जाम्स लगे हुए हैं आने वाले टाइम पे, जैसे कि आपका मार्च में अप्रैल में ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, आपके चलेंगे सर, आपका आरआरबी का हो गया, तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम के बाद सीएचएसएल का आपका एग्जाम हो जाएगा, सीजीएल के एग्जाम होंगे, यूपीएसआई के एग्जाम होंगे, एनडीए सीडीएस के एग्जाम लगे होंगे। अब क्या है ना कि मैं इनमें आने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स हो गया सर, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस का जनरल साइंस का पोर्शन है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो सभी ये आपके जो कोर्स है ना, इन सभी कोर्स को धीरे धीरे मैं लेकर आ रहा हूँ और प्रयास यही रहेगा कि अप्रैल मई तक सब कुछ यहाँ पे खत्म किया जाएगा। और पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन की एयरफोर्स से रिलेटेड भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनको भी कवर अप करते हुए जाएंगे। ठीक है। कमेंट सेक्शन में जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपका एनडीए का एयरफोर्स का सिलेबस बात कर लीजिए। सारे जी भी आपके एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के बारे में भी हम लोग यहाँ सिलेबस डिस्कशन करेंगे पूरी तरीके से। हर एग्जाम के बारे में बताएंगे किसमें क्या होता है, कैसे आना और कैसे तैयारी करनी है, ये भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आप बस लगे रहिए मेहनत पे। जीएस